स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना हो तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट को ध्यान रखना होगा। यानी कि आज जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं इन राइट डायरेक्शन, वो आपको बड़ा गेन देंगे। लेकिन ज्यादातर टाइम स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं रेगुलरिटी में और राइट डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लाया जा रहा है इन फाउंडेशन कोर्स। इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हैं फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर अनिल स्वरूप, आपको सपोर्ट करने के लिए। अभी आप studiiq.com पर जाएंगे तो आपको ये कोर्स 25,000 में अवेल हो रहा होगा। आप त्यागी लाइव ये कोड यूज करिएगा तो आपको 18,500 में इस कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। पॉलिटी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पॉलिटी आई विल बी टेकिंग अलोंग विद IR। सी यू देयर। सर, आपने अपनी बुक में सिस्टमैटिक करेक्शंस की बात की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सिस्टमैटिक करेक्शंस का क्या मायना है और क्या अदर सेक्टर्स में भी इसकी जरूरत है? सिस्टम्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो ह्यूमन इंटरफेस को कम करते हैं। अगर आप, मेरा ये अगेन व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप सिस्टम्स क्रिएट कर देंगे तो ह्यूमन डिस्क्रिशन खत्म होता जाएगा। और मैंने स्वयं अनुभव किया कोल सेक्टर में, जब मैं कोयला सचिव था तो वहां पे वर्चुअली मेरा डिस्क्रिशन खत्म हो गया था। सिस्टम्स टेक ओवर कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल टेंडर हुआ, आपने उसमें टेक्निकल बिड्स खोली, उसके क्राइटेरिया डिटरमिन्ड हैं, उसके बाद बिड्स आई, वो खुली, उसके क्राइटेरिया डिटरमिन्ड है, वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगा कौन एलिजिबल है इसके अलॉटमेंट के लिए। तो मेरा डिस्क्रिप्शन खत्म। पहले जैसे आवंटन होता था तो डिस्क्रिप्शन एक कमेटी बनी थी, वो डिसाइड करती थी इसको दें या उसको दें। तो उसमें फिजिकल इंटरवेंशन था, मैनुअल इंटरवेंशन था। आप जैसे जैसे सिस्टम्स बनाते जाएंगे ह्यूमन डिस्क्रिप्शन खत्म होता जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि हमें उसी ओर बढ़ना चाहिए। मैं अक्सर कहता था कि एज कोल सेक्रेटरी आई हैड बिकम वर्चुअली रिडंडेंट, क्योंकि मेरे पास डिस्क्रिप्शन ही नहीं था। जब डिस्क्रिप्शन नहीं था तो आई डोंट हैव टू डिसाइड इसको दें या इसको दें। उसके क्राइटेरिया डिटरमिन्ड है, उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है या जो बेटर है उस हिसाब से हम आवंटन करते थे। अदरवाइज तो आप पे डिस्क्रिप्शन है तो कल कोई क्वेश्चन कर सकता है, सही बात, कि आपने इनको दिया, इनको क्यों नहीं दिया। तो यानी कि प्रशासन में अधिकारियों को सिस्टम बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे में अगर वो मूव होते हैं तो दूसरी जॉब में, सो जो न्यू कमर है उसके लिए भी ईज होगा। yes. भाई देखिए, कोल में जो व्यवस्था बनाई थी वो 2015 में हमने बनाई थी, आज 2022 है, लगभग वही व्यवस्था चल रही है 7 साल में। That's a significant contribution. आप देखिए, वो जो उस समय हम लोगों ने ऑक्शन की प्रोसेस बनाई थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वही कमर्शियल माइनिंग के लिए लागू हुआ है। तो इससे सबको लाभ मिलता है सिस्टम बनाए देने से। बिल्कुल। नुकसान क्या होता है कि I might feel that I am not so powerful because if I have discretion, I'll be able to decide. But that's how life is. Yes, you have to make yourself redundant so that systems take over. Yes. That's a key, sir. सर, सरकारी योजनाएं आमतौर पर बदल दी जाती हैं जैसे ही सरकारें बदलती हैं, और ऐसे में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनर्जी, वो इट गोज डाउन द ड्रेन। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि योजना को अंडर फंड कर दिया जाता है। तो आपके अपने अनुभव हैं, मैंने बुक में पढ़ा है, तो सर इस पे कुछ अपने एग्जाम्पल से कुछ। हम सब एक इवॉल्विंग सिस्टम में हैं। तो कोई भी योजना बनती है उसको ये कहना कि फॉर ऑल टाइम्स इट इज गुड मे नॉट बी करेक्ट। सो एवरीवन हैज टू इवॉल्व। यस। लेकिन ये कहना गलत होगा कि योजना अगर कोई बंद होती है तो उसका लाभ आगे योजना को नहीं मिलता, क्योंकि वो जो अनुभव प्राप्त होते हैं योजना बनाने में वो आगे उपयोग आते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनी थी तो काफी सक्सेसफुल हुई, इंटरनेशनल उसका रिकॉग्निशन मिला, वर्ल्ड बैंक ने, ILO ने, सबने रिकॉग्नाइज किया। फिर जब सरकार बदली तो नई सरकार ने शायद सोचा कि ये योजना पिछली सरकार की थी, तो उन्होंने उसको बंद करने का प्रयास कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि उसका कोई लाभ नहीं होता तो योजना हमेशा के लिए बंद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी मूल स्ट्रेंथ थी। तो 3 साल बाद जो नई सरकार थी उसने उसी योजना को कुछ परिवर्तित करके एक नया योजना के रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं कि वो जो योजना सो कॉल्ड बंद हो गई थी उसका कोई लाभ नहीं मिला, उसके आधार पर उन्होंने फर्दर परिष्कृत किया, उसे इंप्रूव किया योजना को। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर PMJAY आयुष्मान भारत का अंश बन के आई। और जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सिर्फ 30,000 का इंश्योरेंस था, इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है। कवरेज उसमें कम था, इसमें कवरेज ज्यादा है। सो ऐसा नहीं हुआ कि वो बंद हो जाने से योजना के या स्लो हो जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसी योजना के आधार पर दूसरी योजना बनी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि ऐसा लगता है कि बंद हो रही हैं, लेकिन बंद नहीं होती। उससे सीख के फिर आदमी फर्दर इंप्रूव करके योजना सामने। और कई योजनाएं ऐसी हैं जो काफी लंबे समय से चल रही हैं। ICDS to be one,
ICDS सालों साल चल रही है, डेकेड से चल रही है। यस यस सर। ऐसी लाडली योजना कभी MP से स्टार्ट हुई और फिर नेशनल लेवल पे। सर पावर क्राइसिस चर्चा में थे एंड CIL उसका फोकस था, तो आपको लगता है कि देयर इज नीड ऑफ सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें समझना पड़ेगा कि कोल में जो क्राइसिस बार बार आ रही है, पिछले साल आई थी, इस साल आई थी, उसका मूल आधार क्या है? जी, उसका मूल आधार यह है कि कोल प्रोडक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पर काफी तेजी से बढ़ रहा था। 2014-15 में लगभग 8% इंक्रीज हुआ था और 15-16 में 11% इंक्रीज हुआ था। अगर 10% भी ग्रो करता रहता कोल प्रोडक्शन, तो आज की तारीख में कोल इंडिया 750 मिलियन टन से ज्यादा कोल उत्पादित कर रहा होता। अब दुख का विषय यह है कि वर्ष 18-19, 19-20, 20-21 में 3 साल लगातार कोल इंडिया का प्रोडक्शन स्टैग्नेंट 600 मिलियन टन रहा, जिसकी वजह से आज की क्राइसिस दिख रही है। आप इमेजिन कीजिए कि उस रेट से अगर ग्रो कर रहा होता तो आज की तारीख में अगर 750-800 मिलियन टन होता तो हमें कोई क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये नहीं है कि और समस्या नहीं है कोल से, लेकिन मूल समस्या ये है कि हमारे देश में 300 बिलियन टन का कोल का भंडार होने के बावजूद हम हर साल 800 मिलियन टन कोल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जी। तो वो उस समस्या के समाधान के लिए 2014 से 2016 में कार्य किया गया और हम इस स्थिति पर पहुंचे कि हम कोयला बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकते थे जी। हमने विचार किया, तो उसको अगर सस्टेन करते ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो आज की तारीख में समस्या नहीं आती। तो ये रही कोल प्रोडक्शन की बात जी। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कोल इंडिया एक जरिया है कोल प्रोडक्शन का, दूसरा जरिया है प्राइवेट सेक्टर जी। प्राइवेट सेक्टर में ओपन किया गया कोल माइनिंग को ओपन किया गया जी। लेकिन जो कमर्शियल माइनिंग थी उसमें विलंब हुआ जी। पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष अब जाके निर्णय हुआ कि कमर्शियल माइनिंग ये पहले होना चाहिए था। जब हमारे पास भंडार है, जब हमारे पास डिमांड है, तो कमर्शियल माइनिंग ना करने का तो कोई कारण ही नहीं था जी। तो अगर ये हम सिस्टमिक चेंज पहले ले आते कमर्शियल, तो शायद आज ये कोल की समस्या नहीं होती। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोल की खाली यही समस्या थी, और भी समस्याएं थी, लेकिन प्रमुख रूप से समस्या कोल प्रोडक्शन की थी। हमारे पास कोल है, हमारे पास डिमांड है, हम शायद उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जो कि हम कर सकते थे। सर सवाल यही है कि प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाई वी कुड नॉट होल्ड दैट? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि इन कारणों को हमने 2014 में देखा जी। कि हमारे पास इतना भंडार है, हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कई कारण हैं उसके, लेकिन 3 प्रमुख कारण थे। पहला कि कोल प्रोडक्शन जमीन से होता है तो लैंड एक्विजिशन एक समस्या थी। दूसरा, ये कोल जो है वो फॉरेस्टेड एरिया में, तो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए जी। और तीसरा, ये कोल क्योंकि ध्रुव क्षेत्र में, दूरगामी क्षेत्रों में, तो वहां से उसकी इवैक्यूएशन की थी। तो जब हमने इन कारणों को समझा, फिर इन कारणों के समाधान का प्रयास किया। अब वो एक लंबी स्टोरी है जो हमारी किताबों में मैंने लिखा है कि क्या किया, कोल स्टोरी में दिया हुआ है। अंततः जब हमने इन 3 समस्याओं का समाधान किया, जो कि निरंतर होना चाहिए था आगे भी किया, तो हमारा कोल प्रोडक्शन बढ़ गया। अब जैसे हम लोगों ने जो लैंड एक्वायर किया, अगर मुझे नंबर सही याद हैं, तो हम लोगों ने लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर किया था 15-16 में। 5000 हेक्टेयर, और उसमें से 3-3.5 हजार की एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गई थी। तो आप सोचिए इतने बड़े एरिया में हम फिर कोल माइनिंग कर सके। कठिनाई ये हुई कि 2017 के बाद 2-3 ऐसे बिंदु सामने आए जिसके फलस्वरूप कोल प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ, जो मैं बता रहा हूँ, स्टैग्नेट हो गया। पहला कारण तो ये था कि कोल इंडिया एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी संस्था है जी। 2017 में 1 साल के लिए कोई भी रेगुलर CMD नहीं था वहां पर। ये बड़ा अचंभे की बात है, क्योंकि पता था कि पिछले वाले कब रिटायर हो रहे हैं, होना चाहिए था 3-3 महीने के लिए CMD बनाए। कोल इंडिया में एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन एक टेम्पररी MD नहीं ले सकता। इसी तरह हम लोगों ने एक प्लान बनाया था 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का। उसका पैसा भी कोल इंडिया के पास था, लगभग 45,000 करोड़ रुपए जी। 40 से 45,000 करोड़ रुपए एक पॉइंट इन टाइम पर रिजर्व्स थे जी। अब उसमें से कई हजार करोड़ रुपए वो डिविडेंड रूप में चले गए गवर्नमेंट के पास। जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था माइंस में, वो नहीं हो पाया जी। इसी तरीके के कई कारण थे। जो क्लियरेंस की आपको मैंने बात बताई, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, या जो क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन की बात बताई, ये स्टेट्स में होता है जी। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में मैंने शब्द इस्तेमाल किया, देयर इज वर्चुअल वॉर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब आप इसको देखिए कि कोयला कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सब सरकारें नॉन एनडीए सरकार हैं। तो अब उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। 2 साल जब मैं कोयला सचिव था,
तो मैंने एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं की। हर मीटिंग राज्य सरकार में जाके की। वहां पे चीफ सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर्स, डीएम्स के साथ बैठते थे, उनको बताते थे कि जो हम आपको कह रहे हैं उसमें आपका भी लाभ है, आपके प्रदेश का भी लाभ है। वो समझते थे। तो हमें लैंड एक्विजिशन में सहूलियत मिली, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस में सहूलियत मिली। शायद आज की तारीख में वही एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा कि हम स्टेट्स को साथ, राजनीतिक दृष्टिकोण से ऑपोजिशन हो सकता है जी, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम सबको समझना पड़ेगा, देश के हित में है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार साथ मिलकर बैठें और इस प्रकार की समस्या का समाधान करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज नेसेसरी। दिस इज गॉट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।